हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कहानियां तो आपने काफी पढ़ी और सुनी होंगी, पर आज की कहानी है कुछ खास, क्योंकि आज की कहानी में है थोड़ा थ्रिल, थोड़ा हॉरर और थोड़ा सस्पेंस। और आज की कहानी सुनाने की पेशकश की है मेरे एक मित्र ने, और यह आइडिया भी उन्हीं का ही था कि मैं उन्हें इस तरह की कहानी सुनाऊं। साथ ही ये भी बता दूं कि यह कहानी उन्हीं की बताई कुछ बातों पे डिपेंड है, और उन्होंने भी यह कहानी किसी से सुनी थी। इसलिए यह कहानी कितनी सच है या कितनी काल्पनिक, यह तो मैं आपको नहीं बता सकता, पर हाँ, उनके कंटेंट में कुछ अपना कंटेंट जोड़कर मैंने उसे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी का रूप देने की कोशिश की है। तो थोड़ी कल्पना और थोड़ी सच्चाई को समेटे शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कल्पना कीजिए एक ऐसे घर की जिसके ऊपर एक बल्ब बिना किसी लाइट के जलता रहता है, जबकि उस घर की सारी लाइटें काटी जा चुकी हैं। या फिर सोचिए, घनघोर अंधेरी रात में, भयंकर ठंड के मौसम में, कोहरे और धुंध से भरी वीरान सड़क पर बिना किसी लापरवाही के आमने सामने से आ रही दो मोटरसाइकिलों की लाइट अचानक बंद हो जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों बाइक आपस में इतनी बुरी तरह टकराती है कि बाइक सवार बेहोश हो जाए। है ना संभव? लेकिन लेकिन यह संभव हुआ क्योंकि वह सड़क उस हाउस के सामने से गुजरती थी, जिसके बारे में मशहूर था चारों तरफ कि वह घर है एक भूतहा घर। तो मित्रों, कहानी का खुलासा होता है एक चोर से। वह चोर जिसका नाम था मुजाहिद, और एक दिन चोरी करने के इरादे से शहर की सड़कों की खाक छान रहा था। रात अंधेरी थी। इक्का दुक्का जाते वाहनों की रोशनी से खुद को बचते बचाते उसकी नजरें किसी ऐसे मकान को ढूंढ रही थी जो सुनसान भी हो और जहां पर काफी माल मत्ता मिलने की उम्मीद हो। अचानक अचानक उसकी आंखें एकांत में बनी एक वीरान सी हवेली नुमा इमारत को देख चमक उठी, और इमारत को देखते ही उसने एक ही नजर में भांप लिया कि वह इमारत उसकी किस्मत का ताला खोल सकती है। बस बस फिर क्या था? एक एक कदम बड़ी सावधानी से रखता हुआ वह उस इमारत के पास पहुंचा, और दीवार के पास पहुंचकर पल भर ठिठक कर इधर उधर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। और फिर जब कोई नजर नहीं आया तो बिना किसी आहट के वह दीवार पर चढ़ा और दूसरी तरफ बिल्ली की भांति कूद पड़ा। तब तब की एक हल्की सी आवाज उसके पैरों से निकलकर हवा में कहीं खो गई। एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते हुए वह उस घर के दरवाजे की तरफ बढ़ा, और फिर उसके हाथों ने ऐसी कलाकारी दिखाई कि दरवाजा स्वयं ही बिना कोई आवाज किए खुलता चला गया। अपनी इस पहली कामयाबी पर विजेता सी मुस्कान लिए अत्यंत सावधानी के साथ उसने उस घर के अंदर अपना पहला कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था। कहीं कोई लाइट नहीं थी, सिवाय एक मध्यम से टिमटिमाते जीरो सरी के बल्ब के। वह बल्ब भी अंदर नहीं बल्कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर के बरामदे में लटका हुआ था। मुजाहिद ने गले में लटके थैले से एक छोटी सी टॉर्च निकाली और उसे जलाकर चारों तरफ के हालात का जायजा लेने लगा। वह एक पेशेवर चोर था और उसका विश्वास था कि घर में कोई नहीं है, इसलिए उससे भी कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि वह बड़े ही इत्मीनान से उस टॉर्च की रोशनी चारों तरफ डालकर किसी अलमारी या तिजोरी की तलाश में नजरें घुमाने लगा। लेकिन लेकिन उसे ग्राउंड फ्लोर पर ना तो कोई अलमारी दिखी और ना ही कोई तिजोरी। हाँ, अब उसे चारों तरफ एक अजीब तरह की बदबू की सड़ांध जरूर महसूस होने लगी थी। टॉर्च की रोशनी जब भी किसी कोने में लगे मकड़ी के बड़े बड़े जालों पर पड़ती तो वे अजीब से भयानक अंदाज में चमक उठते। फर्श पर धूल की परत इस कदर जमी थी कि उसके कदमों की छाप उन पर साफ बनती दिख रही थी। चारों तरफ भय का वातावरण था, पर मुजाहिद चोरी के फील्ड का एक पुराना खिलाड़ी था। वह जानता था कि इस तरह के अंधकार में भयभीत माहौल में कैसे काम किया जाता है। आखिर जब उसे ग्राउंड फ्लोर पर कोई माल मत्ता नहीं मिला, यानी चुराने लायक कीमती सामान नहीं मिला, तो उसने सीढ़ियां चढ़कर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जाने की ठानी। और फिर जैसे ही उसने ऊपर जाने के लिए बनी सीढ़ियों पर पहली सीढ़ी पर पांव रखा, एक ठंडी सी लहर उसकी रीढ़ की हड्डियों में दौड़ती चली।
क्योंकि बर्फ से भी ठंडी तेज हवा का एक झोंका तेजी से सरसराता हुआ उसके पास से गुजर गया। उसे लगा कि यह उसका वहम है। फिर वह सर झटक कर बाकी की सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आ गया। एक बार फिर ठिठक कर ऊपर के ही बरामदे में थोड़ी दूर टिमटिमारे मध्यम सी रोशनी वाले बल्ब को देखा। वह संतोष कर लेना चाहता था कि उस बल्ब की लाइट में भी कोई उसे देख तो नहीं लेगा। और फिर वह एक तरफ आगे बढ़ा। उधर जिधर था एक बंद दरवाजा। बड़े ही आहिस्ता से जैसे ही उसने दरवाजे पर हाथ रखा, दरवाजा अपने आप खुलता चला गया। वहां कमरे में अंधेरा इतना था कि पूरा कमरा जैसे काजल की कोठरी सा लग रहा था। हाथ में थमी टार्च को उसने जलाकर थोड़ा ऊंचा किया। पहले बाएं से दाएं घुमाया और फिर जैसे ही दाएं से बाएं घुमाने लगा, रोशनी के दायरे में आ गया एक बेड जो ठीक उसके सामने था। और जैसे ही बेड पर टॉर्च की रोशनी पड़ी, उसका दिल धक से रह गया। उसकी रगों में बहता खून मानो जम सा गया। मूर्ति की भांति खड़े मुजाहिद के हाथों से टॉर्च जाने कब निकलकर फर्श पर जा पड़ी थी, इसका उसे पता भी नहीं चला। और उसकी आंखें तो जैसे पलके तक झपकाना भूल चुकी थी। दरअसल उस बैंड का नजारा ही कुछ ऐसा था। वहां तीन लाशें बेड पर पड़ी थी और तीनों की तीनों खून से लथपथ थी। वह तीनों फीमेल डेड बॉडी थी। उनसे उठ रही बदबू अब मुजाहिद की नाक के नथुनों से टकरा रही थी और डर से थरथर कांपते मुजाहिद के दिलो दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। उसे लग रहा था उसके शरीर की सारी ताकत मानो किसी ने निचोड़ दी है। अपने ही दिल की धड़कनें वह साफ सुन सकता था। मगर तभी उसके दिमाग ने कहा, भाग ले बेटा मुजाहिद, भाग। और तभी बदन की बची कुची सारी ताकत समेत किसी तरह दरवाजे से वापस आया और तेजी से सीढ़ियां उतरी और फिर दीवार फांदकर सीधे सड़क पर आकर बेतहाशा एक तरफ भागने लगा। दौड़ते दौड़ते जब वह काफी दूर निकल आया और अपनी हाफती सांसों पर काबू पाने के लिए वह रुका, अचानक एक सवाल ने उसके दिमाग में विस्फोट सा कर दिया। टॉर्च तो वहीं रह गई थी। अब क्या करें? अब क्या करना है? अगर अभी किसी ने उसे इस हालत में देख लिया तो क्या होगा? और अगर पुलिस ने कोई तहकीकात की और वहां पर उसे टॉर्च मिल गई तो पुलिस को उस तक पहुंचते जरा भी देर नहीं लगेगी और तब पुलिस चोरी के इल्जाम में नहीं बल्कि हत्या के चक्कर में जरूर लंबा अंदर कर देगी, वह भी एक नहीं तीन। अब क्या करूं? दिमाग ने कहा कि अब क्या करूं? भयंकर ठंड के बावजूद उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी और अचानक उसने निर्णय लिया कि वह खुद ही पुलिस को फोन करके सारी बात बता देगा। और यह सोचकर उसने इलाके के थाने फोन किया और अपना नाम बताए बिना जल्दी सारी बात बताकर फोन काट दिया। पुलिस की एक टीम तुरंत एक्शन में आई और उन्होंने उसी रात उस इमारत पर छापा मारा और फिर तीनों डेड बॉडी जब्त कर उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। लाशों की हालत देखकर पुलिस वालों को लग रहा था कि लाश काफी बुरी हालत में है, यानी कि उन्हें लग रहा था कि उनकी हत्या बहुत पहले हो चुकी है। साथ ही उन्होंने यह भी सोचा कि लगता है फोन करने वाले ने ही 5-7 दिन पहले उनकी हत्या कर दी हो और फिर अब आत्मग्लानि के चलते वह पुलिस वालों को फोन करके उन लाशों की सूचना दे रहा है। यह पुलिस की थ्योरी थी। मगर उन्हें भी अगले दिन तब 440 वोल्ट का करंट लगता है जब फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट आती है और उसमें यह खुलासा होता है कि वे लाशें 5-7 दिन नहीं बल्कि 5-6 महीने पुरानी है। इसके साथ ही एक और बड़ी अजीबोगरीब बात वहां के पड़ोसियों ने बताई, जो पता नहीं सच थी या झूठ। वह यह कि इस घर में रहने वाले लोगों को अभी उन्होंने 4-5 दिन पहले ही देखा था।
और जिसने भी ये बात सुनी उसका भी दिल एक बार तो भय की लहर से कांप उठा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी एक नहीं कई सस्पेंसिव बातें सामने आई। कुछ का कहना था कि वे अपने घर का कचरा फेंकने रोज जाते थे। अब आप कहेंगे इसमें भला नई बात क्या है, मगर पड़ोसी ने बताया कि वे कार में बैठकर अपने घर का कचरा एक दूर कचरादान में फेंकने के लिए जाते थे और उनके कचरे की थैलियों से बूंद बूंद कर खून टपका करता था। और सबसे बड़ी रहस्यमयी बात तो यह थी कि कई लोगों ने उन्हें अभी मात्र 3-4 दिन पहले ही कचरा फेंकने जाते देखा था, जबकि पुलिस की फॉरेंसिक जांच में रिपोर्ट आई थी कि उनकी मौत 5 या 6 महीने पहले ही हो चुकी है। दूसरी और एक और बात जो बड़ी आश्चर्यजनक थी कि लोगों का कहना था कि उनके घर के बच्चे खून से भरी बोतलों से खेला करते थे। यानी जितने मुंह उतनी बातें। मगर पुलिस भी अपने इन्वेस्टिगेशन में पीछे नहीं थी, लेकिन एक राज के खुलते ही दूसरा राज अपने आप उनके सामने खड़ा हो जाता था। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चला कि उस घर में पहले 4 सदस्य रहते थे, एक पति, एक पत्नी और 2 उनकी बेटियां। फिर न जाने क्या हुआ कि पति किसी बात पर गुस्सा होकर अपने पूरे परिवार को मारकर कहीं बाहर चला गया और वापस नहीं आया। मगर पुलिस की ये कहानी तब हवा हो गई जब ब्लड सैंपल के डीएनए की जांच रिपोर्ट आई और उस जांच में पता चला कि जिन खून की बोतलों से बच्चे खेला करते थे उसमें 4 ब्लड सैंपल मिले हैं और उन 4 ब्लड सैंपल में से एक ब्लड सैंपल का डीएनए उनके पिता के खून से मिलता था। इस तरह की अनेकों रहस्यमयी बातें उस घर से जुड़ी थी जो सुलझ कर भी अनसुलझी थी। उसमें एक रहस्यमयी बात यह भी थी कि कुछ लोगों का कहना था कि उन लोगों ने उस परिवार के लोगों को कुछ दिन पहले ही कपड़े सुखाते भी देखा है ना अजीब बात। कईयों का तो यह भी कहना था कि उस घर की महिला रात को जलती हुई मोमबत्ती लेकर अपने बरामदे में घूमा करती है। पुलिस को भी वहां छानबीन में कई ऐसी चीजें मिली जो तंत्र मंत्र से जुड़ी थी, जैसे कई महीनों पुराने मांस के टुकड़े, डोल, सिंदूर लगे नींबू वगैरह, इस तरह की चीजें। अब यूं तो सवाल बहुत सारे थे, जैसे कि अगर पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक वो परिवार 5 या 6 माह पूर्व खत्म हो गया था, तो फिर घर का कचरा कौन डालने जाता था? घर के बरामदों में मोमबत्ती जलाकर कौन घूमता था? और अगर पिता सबकी हत्या करके भाग गया था, तो जिन ब्लड से भरी बोतलों से बच्चे खेला करते थे उनकी जांच रिपोर्ट में से एक ब्लड का डीएनए उस पिता के डीएनए से ही कैसे मैच हो गया? इन सवालों के जवाब ना तो पुलिस ढूंढ पा रही थी और ना ही लोग। अंततः पुलिस ने उस घर को इसलिए लॉक कर दिया क्योंकि परिवार का कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं था जो इस इमारत में रहने के लिए क्लेम करता। बहरहाल कई लोगों का तो अभी भी कहना है कि उन्होंने इमारत के फर्स्ट फ्लोर की कुछ कमरों की लाइटों को अभी भी जलते देखा है। अगर बच्चे और महिलाएं 6 महीने पहले ही मारे जा चुके हैं, तो वो लोग कौन है जो पड़ोसियों को नजर आते हैं? और सबसे बड़ी बात जो पड़ोसी कहते हैं कि आज भी उन्हें उस घर की लाइटें जलती हुई दिखाई देती है, जबकि उस घर की लाइट के सारे कनेक्शन काट दिए गए हैं। तो फिर उन्हें जलाता कौन है? आज भी कई लोग वहां पर भूत देखने की इच्छा रखकर जाने की कोशिश करते हैं, मगर वो अपनी इस कोशिश में कितना कामयाब हो पाते हैं या नहीं, यह तो हमें नहीं पता, मगर पुलिस ऐसे लोगों से जरूर पूरी सख्ती से पेश आती है। तो साथियों, यह थी थ्रिल हॉरर सस्पेंस से भरी एक कहानी है हैदराबाद के कुंदन बाग इलाके की, और यह स्टोरी आज भी कुंदन बाग के हांटेड हाउस के नाम से जानी जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया हमें जरूर बताएं, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपके पास भी है ऐसी कोई कहानी या कोई आइडिया या इसी तरह का कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस, तो उसे कृपया हमारे साथ अवश्य शेयर करें। हम उसे कहानी के रूप में प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करेंगे।